हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैफे आईएएस। और आज के लेक्चर में बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, 8 कोर इंडस्ट्री और इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्री। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, इनके ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, इनके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, वो सारी डिटेल हम देखते हैं। तो बिना वेस्ट किए कोई टाइम, लेट्स बिगिन। तो देखिए, शुरू करने से पहले हमें समझना होगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर हम स्पेसिफिकली मार्च की बात करें तो जैसे मार्च का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट की ग्रोथ थी वो स्लो डाउन हो गई फरवरी के मुकाबले, ठीक है। लेकिन ये कंसर्न हमारा नहीं है, कंसर्न हमारा है जब यूपीएससी की बात करेंगे तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मंथ्स, सो वी विल सी द ब्रॉडर पिक्चर, यानी कि फिस्कल ईयर, यानी कि ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन हम देखेंगे। सो इफ वी कंपेयर द इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ ऑफ फिस्कल ईयर 2023 एंड 24 एंड कंपेयर इट विद द प्रीवियस ईयर, दैट इज फिस्कल ईयर 2022 एंड 23, देयर इज अ राइज, क्योंकि पिछले साल 5.2% राइज था, इस बार 5.8% है, ठीक है। अगर हम बात करें ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट, इन सब में ग्रोथ हुई है, ठीक है। तो जब हमने कॉन्टेक्स्ट समझ लिया तो हम समझते हैं कि एक्चुअली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। सो इट डिनोट्स द चेंज, यानी कि प्रोडक्शन, जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ उसमें चेंज कितना हुआ है ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक ईयर, जहां इस केस में होता है ये फिस्कल ईयर, ठीक है। और जनरली ये जो रिपोर्ट किया जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, दैट इज रिपोर्टेड एज ए परसेंटेज चेंज फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फिस्कल ईयर क्या होता है। देखिए, एक होता है नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर कहां से होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, करेक्ट। लेकिन जब हम फिस्कल ईयर की बात करते हैं, यानी फाइनेंशियल ईयर जो होता है, जो जहां पे हम अकाउंटिंग के पर्पज से उसको लेते हैं, तो वो अकाउंटिंग के पर्पज से फिस्कल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, करेक्ट। तो ये फिस्कल ईयर आप ये याद रखें 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक कंसीडर किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं क्विकली बेस ईयर की। देखिए, बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर वो ईयर होता है जिसको हम 100 की वैल्यू देते हैं, यानी कि वो वाला ईयर जिसके बेसिस पे हम आने वाले ग्रोथ को, आने वाले जो भी वैल्यूज को कंपेयर कर पाए प्रॉपरली। तो दिस बेस ईयर इज ऑलवेज गिवन अ वैल्यू ऑफ 100। अगर हम आईआईपी की बात करें सीरीज की, तो इंडिया में करंट बेस ईयर है 2011 एंड 12, ठीक है। बेस ईयर है 2011-12। पहले ये वाला चेंज किया गया था 2017 में। पहले क्या था? 2004 एंड 5 था, ठीक है। 2017 से पहले इस इंडेक्स के लिए जो बेस ईयर कंसीडर किया जाता था वो था 2004 एंड 5। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, 2017 के बाद ये चेंज होकर क्या हो गया है? 2011-12। प्लीज रिमेंबर दैट। देखिए, अगर आईआईपी का मतलब, अगर आईआईपी दिख रहा है 109, इसका मतलब क्या है कि देयर हैज बीन अ ग्रोथ ऑफ 9% कंपेयर टू द बेस ईयर, ठीक है। आई थिंक बेस ईयर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नाउ ये क्या करता है? इट ओवरऑल हेल्प्स इन मेजरिंग द ग्रोथ रेट ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज। सो अगर हम कहें तो इसको कह सकते हैं इट्स ए शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक इंडिकेटर, जो कि वेरियस सेक्टर्स होते हैं इंडियन इकोनॉमी की, उसकी ग्रोथ को मेजर करता है, ठीक है। और ये अगर हम ओवरऑल देखें तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में किस तरह के बिहेवियर्स हैं, ट्रेंड्स हैं, उसको मेजर करने के काम भी आता है। अब इसके कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या है इसके? देखिए, ओवरऑल इसमें जो कंसीडर किए जाते हैं आइटम्स वो हैं मोर देन 800। अगर टू बी प्रिसाइज हम बात करें तो 839 आइटम्स आर कंसीडर्ड इन दिस इंडेक्स, ठीक है। लेकिन इन 839 आइटम में जो हाईएस्ट शेयर है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड आइटम कितने हैं? इन 839 में से 809 आइटम्स आर बिलोंगिंग टू द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अगर ओवरऑल हम देखें तो इसके ब्रॉड लेवल पे 3 कंपोनेंट है, 3 सेक्टर है। पहला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा माइनिंग, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे परसेंटेज मैन्युफैक्चरिंग का 77.6 है, माइनिंग का 14.4% है और इलेक्ट्रिसिटी का 8% है, ठीक है। अब देखिए, माइनिंग में थोड़ा सा और देखें तो माइनिंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं? माइनिंग में आती है आपकी कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी, टेक्सटाइल, केमिकल्स, फूड प्रोडक्ट, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं। अब तीसरा कंपोनेंट अगर हम देखें इलेक्ट्रिसिटी, जो कि 8% है, उसमें आता है जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ओवरऑल जैसे हम देखा हमने, तो इसमें प्राइमरी गुड्स भी हैं, कैपिटल गुड्स भी हैं, इंटरमीडिएट गुड्स भी हैं, ठीक है। तो इस इंडेक्स में इस तरह की सारी चीजें होती हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हमारे लिए बेनिफिट क्या है इस इंडेक्स का? देखिए, पहला तो यही है कि जो प्रोडक्शन लेवल है डिफरेंट इंडस्ट्रीज का और उनका ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसके बारे में हमें इंसाइट देती है, ठीक है। पहला क्लियर हो गया। दूसरा है कि ओवरऑल ग्रोथ और कैसे बढ़ पाए, तो गवर्नमेंट को पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ये इंडेक्स हेल्प करती है कि हर एक सेक्टर के लिए किस किस तरह की पॉलिसी लेके आई जाए, फॉर्मुलेट की जाए। और इसके साथ साथ एडवांस जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी एस्टिमेट्स हैं, उसके कैलकुलेशन में भी हेल्प करती है। सेक्टर बेस्ड जो इनसाइट्स होती हैं उनको हमें देती है कि किस सेक्टर पर हमें फोकस करना है, इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या होने चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को फोरकास्ट करना है, ठीक है, और फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए क्या प्लान होने चाहिए। देखिए, इसके साथ साथ आरबीआई को भी एड करती है, हेल्प करती है, असिस्ट करती है, किसमें? मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में। मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में का मतलब क्या है कि आरबीआई
डिसाइड्स ऑन इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन टारगेट्स, एक्सचेंज रेट्स, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट हैं इस इंडेक्स के। अब फटाफट हम लिमिटेशंस देख लेते हैं। पहला क्विकली हम देखते हैं, लिमिटेशन में देखते हैं। पहला है कि इसका स्कोप बड़ा नैरो है। हमने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, 3 तरह की एक्टिविटीज, 3 तरह के कंपोनेंट, ब्रॉड कंपोनेंट कवर किए थे, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें एक्सक्लूड की जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्विसेज, ठीक है, बहुत बड़ा चंक है जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। अब इसके साथ देखें लिमिटेड डाटा, दूसरी इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि देखो स्मॉल एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर है कंट्री का, उससे रिलेटेड कोई भी एक्यूरेट डाटा प्रेजेंट नहीं है, तो वहां भी एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं कर पाता इन सेक्टर्स को ये इंडेक्स। साथ ही साथ इसमें कोई भी फोकस क्वालिटी पे नहीं है, सो देयर इज नो इन्फॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, इट फोकसेस जस्ट ऑन द प्रोडक्शन वॉल्यूम, ठीक है। नाउ एक और है, इसमें ये डिले आता है इसकी रिपोर्टिंग में। फॉर एग्जांपल जैसे डाटा मिल गया, गैदरिंग ऑफ डाटा होगी, उसके वीक्स या मंथ्स बाद में इसको रिपोर्ट किया जाता है। अब देखो इस तरह की बहुत ही फास्ट पेस्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे क्विक डिसीजन, रियल टाइम डिसीजन लेने होते हैं, हमको 1 महीने बाद ही इनसाइट्स मिल रहे हैं, तो उसके बेसिस पे डिसीजन भी हमारे बहुत डिले होंगे। तो फास्ट पेस्ड इकोनॉमी में रियल टाइम डिसीजन नहीं लिए जा सकते इस तरह के डिलेड डाटा से, ठीक है। तो हमने लिमिटेशंस भी देख ली। अब देखिए क्विकली हम देख लेते हैं कि कंपाइल और पब्लिश कौन करता है। एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, जिसको मॉस्पी भी बोलते हैं इन शॉर्ट। तो मंथली बेसिस पे याद रखना, मंथली बेसिस पे इस मिनिस्ट्री से अटैच्ड ऑफिस है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसको कंपाइल करता है और पब्लिश करता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो स्टैटिस्टिकल विंग है मिनिस्ट्री की, उसको रीडिजाइन कर दिया गया है, ठीक है। उसका नाम दे दिया है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, NSO। तो इसमें कौन कौन से दो है कि इसके अंडर में क्या आता है, एक सबऑर्डिनेट ऑफिस आता है NSSO, इसका नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ठीक है। NSO अलग है, NSSO अलग, ध्यान रखना। NSO बड़ी बॉडी है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, उसमें एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO, ठीक है। इसके साथ एक अटैच्ड ऑफिस है जो हमने बात कर ली थी, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। और ये अंडर किसके हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब पहली बार ये IIP है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, वो लॉन्च की गई थी 1950 में, और CSO का गठन हुआ, एस्टेब्लिश हुआ 1951 में। तो ये रेगुलरली होता रहा मंथली 1950 में, 50 में, और उसके बाद जब CSO का गठन हो गया 1951 में, तो उसके बाद CSO ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली इस इंडेक्स को कंपाइल करने की और पब्लिश करने की। और ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, पर एक जनरल नॉलेज के लिए रख लीजिए कि ये कैलकुलेट की जाती है सिंपल वेटेड अर्थमेटिक मीन के द्वारा, सिंपल वेटेड अर्थमेटिक मीन, ठीक है। और ये कौन से फॉर्मूला को यूज करती है, लेस्पायर फॉर्मूला, LASPEYRE, लेस्पायर्स फॉर्मूला। क्यों उस फॉर्मूला का प्रपोज किया था इसी नाम के जर्मन इकोनॉमिस्ट ने, किसके लिए, टू मेजर द करंट प्राइसेस ऑफ क्वांटिटी इन रिलेशन टू दोज ऑफ ए सेलेक्टेड बेस पीरियड, ठीक है। तो जो वो हम इसी IIP में करते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमने ओवरव्यू ले लिया IIP का। लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड अबाउट द 8 कोर इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडस्ट्रीज अगर हम बात करें इंडिया में, तो 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी मानी गई, उससे पहले हम समझते हैं इनको कोर सेक्टर्स या कोर इंडस्ट्रीज क्या कहते हैं। यानी कि दीज आर द इंडस्ट्रीज ऑफ कोर नेचर, दैट सिंपली मीन्स दीज इंडस्ट्रीज आर वेरी एसेंशियल, दे आर कंसिडर्ड बैकबोन्स, द फंडामेंटल, द बेस फॉर एन इकोनॉमी टू फंक्शन स्मूथली एंड टू ग्रो। तो इसलिए उनको कहते हैं कोर सेक्टर्स। तो दे कंप्राइज अराउंड 40.27% ऑफ द वेट ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। यानी कि जो भी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कंपोनेंट आइटम्स इंक्लूडेड हैं, उनमें से अगर हम 8 कोर सेक्टर्स हैं जो इंडियन इकोनॉमी के, उनके आइटम्स की बात करें तो उनका कंट्रीब्यूशन करना है 40.27%। तो कौन कौन सी 8 कोर सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, अगर हम देखें तो आपको क्लियर स्क्रीन पे दिख रहा है। पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, उनका परसेंटेज आप देखते जाइए, आई एम नॉट रीडिंग आउट दैट परसेंटेज, यू सी दैट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है परसेंटेज आपके रेफरेंस के लिए। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइजर, जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए, अगर हम इनका वो देखें, कोल में देखते हैं स्पेसिफिकली, देखिए आप रेड में हाईलाइटेड देख रहे हैं इनको, इनके बारे में देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। कोल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा कोल कंसीडर किया जाता है, सारा कोल प्रोडक्शन कंसीडर किया जाता है, बट इट एक्सक्लूड्स द कोकिंग कोल, ठीक है। अब स्टील की बात करें तो प्रोडक्शन ऑफ एलॉय एंड नॉन एलॉय स्टील को ही कंसीडर किया जाता है। तो नॉन एलॉय स्टील क्या होता है कि जिसमें कोई भी एडिशनल एलिमेंट नहीं होता आयरन और कार्बन के अलावा, ठीक है। अगर अलॉय स्टील की बात करूं मैं, तो अलॉय स्टील में एडिशनल एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि निकल है, क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं नॉन अलॉय स्टील में प्रेजेंट नहीं होते। इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रिसिटी में देखो एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, उसको कंसीडर किया जाता है कहां से, थर्मल, न्यूक्लियर और हाइड्रो,
ठीक है, ये आप रखिएगा, थर्मल, न्यूक्लियर एंड हाइड्रो। इसके साथ साथ जो भूटान से इंपोर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, उसको भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में इन आईआईपी निकालते टाइम कंसीडर किया जाता है। ठीक है, और सीमेंट की अगर हम देखें, सीमेंट में जो दोनों ही यानी कि लार्ज प्लांट्स में और मिनी प्लांट्स में प्रोडक्शन है, दोनों को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हमने और डिटेल में चीजें देखी। अब इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको कंसीडर करना है। देखिए 2004-5 जैसे मैंने कहा कि पहले बेस ईयर कुछ हुआ करता था, अभी बेस ईयर चेंज हुआ है। तो जो 2004-5 सीरीज में थी उसमें सिर्फ 6 इंडस्ट्री इंक्लूडेड थी। ठीक है, और 2 इंडस्ट्री बाद में ऐड की गई कोर इंडस्ट्रीज में। तो करंटली 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। तो पहले 6 कौन सी थी और बाद में कौन सी ऐड की गई? तो देखिए बाद में 2 इंडस्ट्री ऐड करी गई, वो थी, एक तो थी फर्टिलाइजर, दूसरी थी नेचुरल गैस। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, जो कि बहुत ऑब्वियस है, इसमें बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो देख लेंगे कि जो आईसीआई है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है, इट मेजर्स द कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन इन दीज सिलेक्टेड 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो इन 8 कोर इंडस्ट्रीज है जो सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज है, उनमें कलेक्टिवली और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या है प्रोडक्शन में, उसको ये मेजर करती है इंडेक्स। ठीक है, और जो आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उससे लगभग 12 दिन पहले इसको रिलीज कर दिया जाता है, कोर इंडस्ट्री वाली इंडेक्स को। अब देखिए जो आईआईपी थी वो सीएसओ कंपाइल करता है, हमने देख लिया था। आईसीआई ये वाली इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज को, ये कौन कंपाइल करता है? सो दिस इंडेक्स इज कंपाइल्ड एंड रिलीज्ड बाय द ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर, ओईए। ये किसमें आता है? डीआईपीपी में, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो कि किस मिनिस्ट्री में? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखना, पहले वाला सीएसओ में वो उसकी मिनिस्ट्री अलग थी, ये वाला ओईए ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, इसकी इंडस्ट्री अलग है। ठीक है, तो सारी थ्योरी में इतना था। क्विकली एक हम फटाफट से देख लेते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आया था, और भी है तो क्विकली एक मैंने इंक्लूड किया है आपको रेफरेंस के लिए। वो क्या देखिए, इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेट। तो ऑर्डर हमने देख लिया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, ऑर्डर को देख लेते हैं। ये देखिए ऑर्डर आपको क्लियरली दिख रहा है कि पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आएगी, उसके बाद स्टील आएगा, उसके बाद कोल आएगा, उसके बाद क्रूड ऑयल है, फिर नेचुरल गैस है, सीमेंट है और फर्टिलाइजर है। सो प्लीज रिमेंबर दिस ऑर्डर। आपको परसेंटेज याद हो ना हो, पर इस ऑर्डर को आप अच्छे से याद कर लो, कोई भी निमोनिक्स लगा लो। ठीक है, फर्स्ट ले लो जैसे RES कोक, है ना, इस तरह से रिजल्टेंट कोक, तो RES, कुछ भी आप निमोनिक्स लगाओ। ठीक है, आपको बस याद करना है। तो ये ऑर्डर के ऊपर ही क्वेश्चन है। फिर से हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो वही है, किसको हाईएस्ट वेट है? पहला इसमें ऑप्शन है कोल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, स्टील। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको ऑर्डर याद है तो आप इसको आंसर कर सकते हो। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, और अगर आपने अच्छे से लेक्चर देखा है तो, नहीं तो क्विकली गो बैक टू द ऑर्डर पार्ट, इसको फिर से रिमेंबर कीजिए, रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। सो आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। KFIS में बने रहने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें।